कहानी की शुरुआत कोल्ड माउंटेन्स से होती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा राज्य के स्नो हॉलो नाम के एक छोटे शांत और बर्फ से ढके टाउन के पास स्थित है। हम देखते हैं कि यहाँ पीजे पैल्फ्री और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रायन एक रेंटेड केबिन में वीकेंड बिताने के लिए पहुंचते हैं और दोनों इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। शाम के समय वे एक बार में डिनर करने जाते हैं, जहाँ पीजे अपनी गर्लफ्रेंड को उनके डॉग के बारे में रीअश्योर करता है कि उनका एक अक्वेंटेंस उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। इसी दौरान पीजे देखता है कि दो आदमी आपस में बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं, जिससे वह परेशान हो जाता है और खुद को टफ दिखाने के लिए जेरेमी नाम के आदमी से बहस करने लगता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि जेरेमी का दोस्त उसे वहां से ले जाता है और सिचुएशन ज्यादा नहीं बिगड़ती। इसके बाद ब्रायन पीजे को उसके बिहेवियर के लिए डांटती है और पीजे अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता है। डिनर का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और फिर दोनों कैबिन वापस लौट आते हैं। कैबिन पहुंचकर ब्रियन बाहर हॉट टब ढूंढने जाती है, जबकि पीजे किचन में अकेले खड़ा होकर उसी रात उसे प्रपोज करने की प्लानिंग करता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर गर्म पानी में बैठकर रिलैक्स करते हैं और ब्रायन अपने प्यार का इजहार भी करती है, जिससे पीजे और कॉन्फिडेंट हो जाता है। कुछ समय बाद पीजे अंदर जाकर शॉवर लेने जाता है ताकि वह प्रपोजल के लिए तैयार हो सके, लेकिन ब्रायन बाहर ही रह जाती है। तभी अचानक उसे दूर से किसी वुल्फ की डरावनी आवाज सुनाई देती है और जब वह उस दिशा में देखती है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह डरकर पूरी तरह जम जाती है। और उधर पीजे को भी कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वह बाथरूम से बाहर आकर ब्रायन को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह बाहर जाता है तो उसके सामने एक बेहद खौफनाक दृश्य होता है। ब्रायन मर चुकी होती है और उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ होता है और पास में किसी बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। ये देखकर पीजे घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। अगले दिन जॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो एक ग्रुप में खड़ा होकर अल्कोहलिज्म से जूझ रहे लोगों के बीच अपनी कहानी शेयर कर रहा होता है। वह बताता है कि वह लंबे समय से शराब का आदी है और कई बार उसे गुस्से में अजीब और खतरनाक ख्याल आते हैं, जैसे कि बुलडोजर लेकर लोगों के लॉन्स पर चढ़ जाना ताकि लोग उसे नोटिस करें। तभी उसे कोल्ड हॉलो से एक इमरजेंसी कॉल आता है और पता चलता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है जिसे क्राइम सीन पर बुलाया गया है। वहां उसकी मुलाकात शेरिफ हैडली और उसकी पार्टनर जूलिया से होती है। हैडली इस केस को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा भयानक मामला पहले कभी नहीं देखा। हैडली मीडिया से बात करते हुए लोगों को काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह एक आइसोलेटेड केस है और पुलिस सस्पेक्ट्स के करीब पहुंच चुकी है। बाद में वह अपने ऑफिस में अपने बेटे जॉन से बात करता है और बताता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा ग्रूसम क्राइम कभी नहीं देखा। जॉन उसे समझाता है कि यह बस एक मर्डर केस है और वह जल्द ही कल्प्रिट को पकड़ लेगा। दूसरी तरफ जूलिया जेरेमी से पूछताछ करती है, जो बताता है कि उसकी पीजे से बहस जरूर हुई थी, लेकिन उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। इसी बीच हैना नाम की एक स्की इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, जो लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है। कुछ देर बाद वह भी अजीब तरह से किसी को देखती है, जिससे सस्पेंस बढ़ता है। फिर रात में जूलिया ब्रियन की मौत के फोटोज को एनालाइज करती है और केस को समझने की कोशिश करती है। उसी रात हैना अपनी कार की तरफ जाती है और उसे दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह रुककर उस दिशा में देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती और कार की तरफ बढ़ जाती है। तभी आवाज फिर से आती है, इस बार और करीब से आती है। तभी अचानक उसके सामने एक खतरनाक क्रीचर आ जाता है, जिससे डरकर वह भागने लगती है। वह कार में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन बच नहीं पाती और वह क्रीचर उसे पकड़ लेता है। वह उसके हाथ को अलग कर देता है और फिर हमें एक डरावना ह्यूमनॉइड क्रीचर दिखाई देता है, जो एक वेयरवुल्फ जैसा लगता है, पूरे शरीर पर बाल और भेड़िए जैसा सिर, जो उसे मार देता है। अगले दिन जॉन और उसकी टीम को फिर से कॉल किया जाता है और वे एक और भयानक क्राइम सीन देखते हैं। जॉन अभी भी इसे किसी सीरियल किलर का काम मानता है, लेकिन गुटियरेज़ कहता है कि शायद यह किसी बड़े बियर का हमला भी हो सकता है। इसके बाद जॉन और बाकी ऑफिसर्स कैफेटेरिया में बैठकर इस केस पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन रहस्यमयी और खतरनाक हत्याओं के पीछे सच क्या है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका होता है कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। कैफेटेरिया में जॉन, गुटियरेज, बो और चावेज इस केस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और बार बार इस बात पर बहस होती है कि क्या यह किसी इंसान का काम है या किसी खतरनाक जंगली एनिमल का। गुटियरेज का मानना होता है कि मामला बहुत अनयूजुअल है, इसलिए इसे फेडरल एजेंट्स को दे देना चाहिए, लेकिन जॉन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वे खुद इस केस को सॉल्व करेंगे। गुटियरेज बार बार यह पॉइंट उठाता है कि इतने बड़े और ब्रूटल हमले किसी बड़े बेयर जैसे जानवर के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जॉन इस थ्योरी से इरिटेट हो जाता है क्योंकि वह हर हाल में इसे एक ह्यूमन किलर मानना चाहता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि नई विक्टिम की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि उसका सिर गायब है, लेकिन फिंगरप्रिंट से जल्द
उसकी पहचान हो जाएगी। ये बात जॉन को और मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। अब जॉन अपने पिता की जगह जिम्मेदारी निभा रहा होता है, जिससे उस पर बहुत प्रेशर होता है और वह इमोशनली अनस्टेबल सा होने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है और अपने कॉलीग से भी ठीक से बात नहीं करता। अगले दिन वह विक्टिम के वेक में जाता है, जहां लोग उससे सवालों की बौछार कर देते हैं। पुलिस अब तक कुछ क्यों नहीं कर पाई। एक आदमी गुस्से में उसे चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से किलर को पकड़ो, जिससे जॉन पर और दबाव बढ़ जाता है। फिर घर लौटने के बाद वह खुद को अल्कोहल से दूर रखने की कोशिश करता है। पैंट्री के सामने खड़ा होकर काफी देर तक खुद से लड़ता है, लेकिन आखिरकार टेम्पटेशन के आगे हार जाता है और फिर से शराब पी लेता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। अब अगले दिन जूलिया जॉन की हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसके लिए कुछ सामान लेकर आती है ताकि वह खुद को संभाल सके। दूसरी तरफ हैडले यह सुझाव देता है कि उन्हें किसी एनिमल एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए क्योंकि मामला सामान्य नहीं लग रहा, लेकिन जॉन अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। चावेज कहता है कि यह वुल्फ या यहाँ तक कि किसी वेयरवुल्फ जैसी चीज भी हो सकती है, जिससे जॉन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह इस आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। वह इंसिस्ट करता है कि यह किसी इंसान का काम है और वह उसे ढूंढकर सजा देगा। चावेज बताता है कि क्राइम सीन पर साफ एनिमल ट्रैक्स मिले हैं, लेकिन जॉन गुस्से में उसे इंसल्ट कर देता है, जिससे चावेज नाराज हो जाता है और टीम में टेंशन बढ़ जाती है। हैडली बाद में जॉन को अलग ले जाकर समझाता है कि उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि पूरी टीम को उसकी जरूरत है। इसके बाद जॉन जूलिया से कोरोनर रिपोर्ट मांगता है, जिसमें पता चलता है कि विक्टिम का डॉग भी मरा हुआ मिला और वहां वुल्फ के बाल भी पाए गए। इससे वे यह कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद वुल्व्स पहले मौके पर पहुंचे थे, लेकिन बाइट मार्क्स बहुत बड़े और अलग हैं, जो किसी बहुत बड़े और ताकतवर क्रीचर के हो सकते हैं। और फुटप्रिंट्स की दूरी भी असामान्य होती है, जिससे लगता है कि ये कोई जायंट एनिमल है, जैसे बड़ा बेर या कुछ और अज्ञात। तभी जूलिया यह भी बताती है कि किलर कोई क्लियर एविडेंस नहीं छोड़ रहा, जिससे इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके बाद जॉन अपनी बेटी जेना से मिलने जाता है और उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता जताता है। जेना उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अकेला शहर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वह यह भी हिंट देती है कि शायद जॉन अपने पास्ट और अपनी माँ के जाने की वजह से खुद को प्रूव करना चाहता है, लेकिन जॉन इस बात को डिनाई कर देता है और बात को वहीं खत्म कर देता है। अगले दिन जॉन और जूलिया कार में इस केस पर बात कर रहे होते हैं कि क्या ये किसी इंसान का काम हो सकता है। तभी अचानक कोई चीज उनकी कार पर फेंकी जाती है, जिससे दोनों डर जाते हैं। बाहर जाकर देखने पर उन्हें सिर्फ एक बियर कैन मिलती है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता, जिससे मिस्ट्री और बढ़ जाती है। इसके बाद एक सीन में एक वुल्फ को दिखाया जाता है जो एक ट्रेलर के पास जाता है जहां एक आदमी इलीगल ड्रग्स ले रहा होता है। ये सीन और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है कि शायद एनिमल्स और इंसानों के बीच कुछ अजीब कनेक्शन है। फिर जॉन और जूलिया पीजे के घर जाते हैं, जहां पीजे कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद अपना दिमाग शांत करने के लिए टाउन छोड़कर गया था और उसने उसे नहीं मारा। वह पुलिस से भी नाराज होता है क्योंकि अब तक कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला। जूलिया उससे पूछती है कि क्या उसे उस रात कुछ सस्पिशियस दिखा था, लेकिन वह मना कर देता है और बार बार पूछताछ से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जूलिया उसे ब्रियन की बिलोंगिंग्स देती है, जिन्हें देखकर वह इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए। जाते समय पीजे जॉन से कहता है कि अगर कल्पिट मिले तो उसे अरेस्ट करने के बजाय मार देना चाहिए, जिससे उसके अंदर का गुस्सा साफ दिखता है। लिज अपनी छोटी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और दोनों खाना आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक अजनबी आदमी वहां आता है और लिज से बात करने की कोशिश करता है। वह उसकी तारीफ करता है और उसकी सुंदरता की बात करता है और उसकी बेटी की भी तारीफ करने लगता है। शुरू में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें धीरे धीरे अजीब लगने लगती हैं। कुछ देर बाद वह बाहर खड़ी लिजिस की कार का जिक्र करता है, जबकि उसने कार देखी भी नहीं होती। ये सुनकर लिज को तुरंत शक हो जाता है कि यह आदमी डेंजरस हो सकता है। वह बहाना बनाकर काउंटर पर जाती है और क्लर्क से कहती है कि खाने में अनियन क्यों डाला गया, लेकिन असल में वह धीरे से उसे पुलिस बुलाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां से निकल जाता है। बाद में लिज पुलिस को बताती है कि वह आदमी लंबा था और उसके शरीर से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे मॉर्फिन या किसी दवा भरे कमरे की गंध हो। पुलिस अब विक्टिम से जुड़े हर इंसान से पूछताछ शुरू करती है। वे पॉल से भी बात करते हैं, जो उस केबिन का ऑनर था जहां पीजे और ब्रायन रुके थे। तभी एक आदमी बताता है कि उसने घर के बाहर कुछ बहुत बड़ा देखा था, लेकिन किसी के पास भी कोई पक्का क्लू नहीं होता। सभी स्टेटमेंट्स अधूरी और कंफ्यूजिंग होती हैं। जब जॉन लिज को जाने देता है, तभी एक दूसरी औरत पुलिस स्टेशन में आती है और दावा करती है कि उसे स्नो हॉलो के वेयरवुल्फ के बारे में जानकारी है। इससे टाउन में फैली अफवाहें और भी बढ़ जाती हैं। इसके बाद जॉन अपने पिता हैडली से मिलने जाता है और वहां उसे पता चलता है कि हैडली को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद वह काम छोड़ना नहीं चाहते। ये सुनकर जॉन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले ही मर्डर्स का प्रेशर उस पर है और अब पिता की बीमारी की चिंता भी जुड़ जाती है। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहता है
कि वह इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता। हर रात ये डर कि कोई कॉल आएगा और बताएगा कि उसके पिता मर गए उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। फुल मून वाली रात लिज अपनी बेटी के साथ घर लौट रही होती है। रास्ते में रोड के बीच एक डियर दिखाई देता है। वह कार रोक देती है और गन लेकर बाहर उतरती है ताकि देख सके कि एनिमल को क्या हुआ। पास जाकर वह नोटिस करती है कि डियर के शरीर पर खून से बना इंसानी हैंडप्रिंट है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वह मुड़कर कार की तरफ देखती है। उसी समय वह शॉक में आ जाती है क्योंकि उसकी कार के पास एक भयानक क्रीचर खड़ा होता है। लिज डरकर उस पर कई गोलियां चलाती है लेकिन क्रीचर पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार वह मॉन्स्टर लिज और उसकी बेटी दोनों को बेरहमी से मार देता है। अगले दिन जॉन क्राइम सीन पर पहुंचता है और नोटिस करता है कि कोई वापस वहां आया था और डियर की स्किन हटा दी गई थी जहां फिंगरप्रिंट्स थे। इसका मतलब किलर सबूत मिटाने वापस लौटा था। ये देखकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर उसे लिज और उसकी बेटी के फ्यूनरल में जाना पड़ता है जिससे उसका गिल्ट और स्ट्रेस बढ़ जाता है। घर लौटकर वह अपनी बेटी को सुलाता है लेकिन खुद फ्रस्ट्रेशन में शराब पीने बैठ जाता है। वह कई बियर्स पीता है फिर भी शांत नहीं होता और बाथरूम में जाकर माउथ वॉश तक पी लेता है और वापस किचन में आते समय उसका सिर माइक्रोवेव से टकरा जाता है और वह स्टोव पर गिर पड़ता है। अगली सुबह वही अननोन आदमी दिखाया जाता है जो एक बॉडी जला रहा होता है। उसके हाथ पर वुल्फ का टैटू बना होता है जिससे शक और गहरा हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन लाइब्रेरी जाता है और वेयरवुल्फ लेजेंड्स पर रिसर्च शुरू करता है और उसके दोस्त मजाक में वेयरवुल्फ थ्योरी की बात कर रहे थे लेकिन अब जॉन खुद भी कंफ्यूज्ड होने लगता है और उसे पता चलता है कि मिडिल एजेस में भी ऐसे केसेस हुए थे जहां महिलाओं की बॉडीज उसी तरह मिली थी। उस समय भी लोग मानते थे कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जॉन पूरी रात रिसर्च करता है और वहीं सो जाता है। उसे डेड विमेन की हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और अचानक लाइब्रेरियन की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। इसके बाद जॉन जूलिया से मिलता है और उसे बताता है कि शायद ये मर्डर्स किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर ने किए हैं और वह कहता है कि यह मैजिक नहीं है बल्कि शायद कोई इंसान फुल मून देखकर वायलेंट और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तब जूलिया उसकी बात सुनकर हंस देती है क्योंकि उसे यह थ्योरी बेकार लगती है। जॉन फिर पूछता है कि विक्टिम्स हमेशा महिलाएं ही क्यों हैं, कोई पुरुष क्यों नहीं। तभी उसे एक वॉइस मैसेज सुनने बुलाया जाता है जो उस आदमी ने छोड़ा था जिसने लिज से फोन पर बात की थी। जॉन तुरंत फोन लेकर और जानकारी जुटाने निकल पड़ता है। वह उस जगह पहुंचता है जहां से कॉल्स किए गए थे लेकिन चावेज को वहां कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। वर्क प्रेशर में जॉन अपने पार्टनर पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि कुछ तो ढूंढो। इसी दौरान टीवी पर न्यूज आती है कि स्नो हॉलो टाउन में लगातार मर्डर्स होने की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि क्राइम्स अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। पूरा टाउन डर के माहौल में जी रहा होता है। शेरिफ हेडली अपने पुलिस ऑफिसर्स को ब्रीफिंग देता है और फुल मून वाली रात एक्स्ट्रा अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि उसे पूरा शक है कि किलर आज रात फिर हमला कर सकता है। अब सबको लगने लगता है कि अगली रात कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। फिर सबके जाने के बाद हेडली की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। जॉन तुरंत डॉक्टर बुलाने की बात करता है लेकिन हेडली कहता है कि वह ठीक है और खुद भी टीम के साथ जाना चाहता है। जॉन अपने पिता को समझाता है कि उनकी बीमारी की हालत में उन्हें इतनी डेंजरस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। काफी समझाने के बाद हेडली उसकी बात मान लेता है और जॉन को बिना अपने साथ लिए जाने देता है। निकलने से पहले जॉन पुलिस सेक्रेटरी से कहता है कि शेरिफ के लिए एम्बुलेंस बुला दे। फिर वह जल्दी से किलर को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर जेना अपनी उम्र की कई केयरलेस लड़कियों की तरह अपने बॉयफ्रेंड ब्रॉक को वीडियो कॉल पर खुद को दिखाती है और उसे घर बुलाती है क्योंकि वह घर में अकेली होती है। ब्रॉक वहां पहुंच जाता है और दोनों कार के अंदर बैठकर किस करने लगते हैं। तभी ब्रॉक बाहर किसी महिला को देखता है और रुक जाता है। जेना बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि वह महिला पुलिस को कॉल कर रही थी और किसी डरावनी चीज के बारे में उन्हें वार्न कर रही थी। तभी अचानक जेना की नजर वेयरवुल्फ जैसे मॉन्स्टर पर पड़ती है। कुछ ही पलों में वह क्रीचर मॉन्स्टरस ताकत से कार पर हमला कर देता है। फिर जॉन को इस घटना की खबर मिलती है और वह तुरंत वहां पहुंचता है और उसी समय जेना और ब्रॉक उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और लगभग पकड़े जाने वाले होते हैं। तभी लकीली जॉन सही समय पर पहुंच जाता है और कार के ऊपर चढ़े क्रीचर पर गोली चलाने लगता है। कई गोलियां चलने के बाद क्रीचर वहां से भाग जाता है लेकिन जॉन फायरिंग जारी रखता है। तभी उसे अपनी बेटी जेना की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी तरफ दौड़कर मदद करने जाता है। इस बीच ब्रॉक डरकर वहां से भाग चुका होता है और जॉन अपनी बेटी पर गुस्सा करता है कि वह घर पर सेफ क्यों नहीं रही जैसा उसने कहा था। लेकिन जेना भी चुप नहीं रहती और अपने पिता से शिकायत करती है कि उसने कभी उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रखा, हमेशा एब्सेंट रहा और अब उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है क्योंकि वह घायल होकर खून बहा रही होती है। जॉन वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसे दूर से गन शॉट सुनाई देते हैं लेकिन वह रीइंफोर्समेंट देने नहीं जाता। कुछ देर बाद जूलिया बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंचती है और वहां एक डेड पुलिस ऑफिसर को देखकर शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ जॉन हॉस्पिटल में गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है जहां उसका पिता और जेना एडमिट होते हैं। वहां वह जेना का फोन देखता है और उसे ब्रॉक के साथ उसके खराब रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। गुस्से में जॉन सीधे ब्रॉक के घर पहुंच जाता है और उसके कमरे में घुसकर उसे मारने
लगता है। ब्रॉक की मदर उसे बचाने के लिए पेपर स्प्रे मारती है और तभी पता चलता है कि हमला करने वाला जॉन ही था। आंखों में जलन होने पर वह फ्रिज से मिल्क निकालकर अपने चेहरे पर डालता है और इसके बाद जॉन फिर हॉस्पिटल लौटता है जहां जूलिया जेना के साथ मौजूद होती है। वहीं उसे सबसे बड़ा झटका मिलता है, उसके पिता हैडली की मौत हो चुकी होती है। ये खबर सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है और फिर से अपनी शराब की लत में डूब जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जेना घर लौटती है और अपने पिता को नशे में गंदा और टूटा हुआ पाती है। वह उसे संभाल कर कमरे तक ले जाती है जहाँ जॉन अपने पिता के जाने का दुख मनाता है और इसके बाद फिर वही अननोन आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ पर वुल्फ का टैटू बना होता है। वह अपने शरीर में कुछ इंजेक्ट करता है और फिर अचानक मर जाता है। अगली सुबह जूलिया जॉन को बताती है कि उन्होंने लिज द्वारा बताए गए डिस्क्रिप्शन जैसा एक सस्पेक्ट ढूंढ लिया है। जल्दी ही उस आदमी की बॉडी मेडिकल एग्जामिनर के पास लाई जाती है। वहाँ डॉक्टर कहता है कि सारी डिटेल्स मैच करती हैं और वही किलर था। वह घमंड में यहाँ तक कह देता है कि उसकी बेटी भी ये केस सॉल्व कर सकती थी। ये सुनकर जॉन गुस्से में डॉक्टर को नौकरी से निकाल देता है और इसके बाद जूलिया जॉन को कार में घर छोड़ने जाती है। फिर रास्ते में जॉन बताता है कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और वह अपनी मुश्किल जिंदगी के लिए माफी मांगता है। जब जॉन कार से उतरने लगता है तब जूलिया उसे समझाती है कि उसे उन चीजों की परवाह करनी चाहिए जो सच में इम्पोर्टेंट है और अगर वह ऑफिशियली शेरिफ बनना चाहता है तो उसे वैसे बिहेव भी करना होगा। जूलिया की बात जॉन के दिल पर असर करती है और इसके बाद वह फिर से रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है क्योंकि उसने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया था और वहां लोगों से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। उधर जूलिया खुद रिसर्च कर रही होती है, तभी उसे पीजे का फोन आता है। पीजे बताता है कि पुलिस ने जो सामान उसे लौटाया था उनमें एक पुरानी बड़ी नीडल जैसी चीज भी थी जो उसकी नहीं है। उसने ये बात बताने के लिए कॉल किया है। जूलिया को जैसे ही पीजे की बात सुनकर उस पुरानी नीडल जैसी चीज का पता चलता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि केस में उनसे कोई बहुत बड़ा क्लू छूट गया है। वह बिना समय गंवाए फोन काट देती है और दोबारा सब जोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जॉन पॉल के घर कुछ बिलोंगिंग्स लौटाने पहुंचता है। पॉल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल और शांत इंसान की तरह बिहेव करता है। वह जॉन को अंदर बुलाता है और बैठने को कहता है, फिर भी कॉफी ऑफर करता है। फिर कैजुअली पूछता है कि केस का क्या हुआ, क्योंकि पूरे टाउन को लग रहा होता है कि किलर पकड़ा जा चुका है। जॉन कहता है कि पुलिस ने जल्दी फैसला कर लिया और शायद असली आदमी हाथ से निकल गया। जॉन ये कहकर वापस ड्यूटी पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही जॉन अचानक रुक जाता है। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि कुछ न कुछ गलत है। वह वापस पॉल के दरवाजे पर आता है, लेकिन इस बार पॉल डोर नहीं खोलता। जॉन बाहर से ही उससे पूछता है कि उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में यह डिटेल मिसिंग थी। पॉल पहले चुप रहता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है। तभी जॉन देखता है कि पॉल बेहद लंबा है, लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा। ये देखकर जॉन को तुरंत समझ आ जाता है कि यही वह आदमी हो सकता है जो लोगों के बयान में बार बार बहुत बड़ा बताया गया था। अब जॉन को यकीन हो जाता है कि पॉल ही लिज का पीछा करने वाला अननोन आदमी था। जॉन तुरंत रेडियो पर बैकअप बुलाता है, लेकिन उसे पता होता है कि पुलिस आने में देर लगेगी, इसलिए वह रिस्क लेकर खुद घर के अंदर घुस जाता है और अंदर का माहौल डरावना और सस्पिशियस होता है। एक कमरे में उसे टेबल पर शार्प कटिंग टूल्स, नाइव्स और कई अजीब सामान दिखाई देते हैं। ये देखकर उसका शक लगभग सच बन जाता है। तभी अचानक पॉल पीछे से हमला कर देता है। वह जॉन को बहुत आसानी से उठा लेता है, जैसे वह कोई हल्की चीज हो, और नाइफ से घायल कर देता है। जॉन दर्द में तड़प उठता है। इससे साफ हो जाता है कि पॉल सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि बहुत वायलेंट और डेंजरस भी है। कुछ देर बाद जब पुलिस बैकअप पहुंचती है, जब तक पॉल मौका देखकर भाग निकलता है और जॉन खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता। वह अपनी गन उठाता है और पॉल के पीछे भागता है। जंगल के अंदर अंधेरे में चेज शुरू होती है। तभी पॉल फिर अचानक सामने आता है और इस बार उसका असली राज खुलता है। वह कोई असली वेयरवुल्फ नहीं था। उसने वुल्फ जैसी कॉस्ट्यूम, वर और मास्क पहन रखा था ताकि लोग उसे मॉन्स्टर समझें और डर जाएं। उसकी लंबी हाइट, ताकत और टेरिफाइंग लुक विक्टिम्स को पैनिक में डाल देती थी। फिर वह उन पर हमला कर देता था। पूरे टाउन में फैली वेयरवुल्फ की अफवाहों का उसने फायदा उठाया था। जॉन घायल हालत में भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसे नीचे गिराकर कई पंचेस मारता है और जॉन लगभग बेहोश होने लगता है। तभी सही समय पर जूलिया वहां पहुंचती है और पॉल पर गोली चला देती है। गोली लगते ही पॉल जमीन पर गिर जाता है। फिर जॉन मुश्किल से उठता है और बिना किसी हेजिटेशन के पॉल को खत्म कर देता है ताकि वह फिर किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। वर्षों से फैला डर आखिर खत्म हो जाता है, लेकिन फाइट के बाद जॉन खुद भी अपनी चोटों से टूट चुका होता है। वह वहीं गिर पड़ता है और जूलिया तुरंत उसकी मदद करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद टाउन में हालात नॉर्मल होने लगते हैं। जूलिया अब ऑफिशियली स्नो हॉलो की नई शेरिफ बन जाती है और उसने पूरे समय हिम्मत और समझदारी दिखाई थी, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। इसके बाद इमोशनल
इमोशनल सीन आता है जहां जेना अपने पिता जॉन से गुड बाय कहती है। वह अब यूनिवर्सिटी जा रही होती है जहां वह बैले की पढ़ाई करेगी और अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। जॉन अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है और वह उसे कहता है कि अब अपना अच्छे से ख्याल रखना, सेफ रहना और अपने सपनों को पूरा करना। जेना भी अपने पिता को प्यार से विदा कहती है। जॉन पहली बार कुछ शांति महसूस करता है। उसने मॉन्स्टर को हराया, अपने डर का सामना किया और अब जिंदगी को नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला करता है। इसके बाद जॉन यूनिवर्सिटी से लौटता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से संभालने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।